वेलकम स्टूडेंट्स। इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान हम लोग देख रहे थे। इसका क्लास नंबर 8 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक प्रस्तावना, उससे संबंधित सारे प्रश्न, कंप्लीट लेक्चर, संपूर्ण अध्ययन हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज का जो सेशन ये रहेगा शासन प्रणाली, किस प्रकार का शासन होता है, लोकतंत्र क्या होता है, ठीक है, राजतंत्र क्या होता है, वो हम इस पे समझेंगे, ठीक है। और फिर सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो और प्रश्न की संख्या भी अच्छी खासी रहेगी और आपका सहयोग ऐसी प्रकार बना रहे, ठीक है। तो पहले शासन प्रणाली को समझते हैं। ये क्वेश्चन से स्टार्ट है बट हम शासन प्रणाली से समझते हैं, ठीक है। शासन बेसिकली होता क्या है, शासन में होता क्या है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से चित्र के माध्यम से समझते हैं। शासन के आप चार तरह से शासन को विभाजित कर सकते हैं। एक होता है राजतंत्र, ठीक है। राजतंत्र में बेसिकली क्या होता है, राजा जो वंशानुगत होता है, राजा वंशानुगत होता है। जैसे अरब, जापान, ब्रिटेन, भूटान आदि देशों में राजा वंशानुगत होता है, ठीक है। और वहाँ पे किसी प्रकार की संभावना नहीं होती है, राजा के द्वारा शासन चलाया जाता है, ओके। फिर होता है राजशाही शासन। राजशाही शासन को हम तानाशाह शासन भी कह सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार सैनिक शासन जिस देश में होता है वहाँ पर राजशाही शासन या तानाशाही शासन होता है। जैसे म्यांमार में है, सीरिया में है। आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उत्तर कोरिया किम जोंग उंग है, जो पगला कहीं का, ठीक है। और इस पे एक होता है साम्यवादी, ठीक है। साम्यवादी में क्या होता है, एक ही पार्टी का शासन होता है, एक ही पार्टी के द्वारा कठोर नियम बनाए जाते हैं और उन्हीं का पालन किया जाता है। और सर्वोच्च शक्ति एक पार्टी के मुखिया के हाथ में होती है, जैसे चाइना, ठीक है, या सोवियत संघ, आप रूस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस प्रकार से ये साम्यवादी होता है। एक होता है गणराज्य, ठीक है। गणराज्य में राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव, राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव होता है, ठीक है। राष्ट्र का जो प्रमुख होगा उसका चुनाव होता है, ठीक है। और इस प्रकार से गणराज्य का चलाया जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं गणराज्य का क्या अलग अलग पार्ट होते हैं, उसको समझते हैं हम लोग। अब देखिए गणराज्य में क्या होता है, और गणराज्य बेसिकली लोकतंत्र गणराज्य के बीच में आप इसको विभाजित कर सकते हो। जिसमें क्या होता है, भारत एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लोकतंत्रात्मक गणराज्य का, क्योंकि यहाँ पर मुखिया जैसे राष्ट्रपति, और जो एक होता है आपका औपचारिक मुखिया, और एक होता है कार्यकारी मुखिया, ठीक है। औपचारिक मुखिया हो गए राष्ट्रपति और कार्यकारी मुखिया हो गए, वास्तविक या कार्यकारी मुखिया हो गए प्रधानमंत्री। दोनों का ही चुनाव होता है, ठीक है। लोकतंत्रात्मक राज्य तंत्र में क्या होता है कि जो आपका कार्यकारी या जो आपका वास्तविक मुखिया होता है उसका तो चुनाव होता है, लेकिन जो औपचारिक मुखिया होता है, जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, जो औपचारिक मुखिया रानी होती है लेकिन उसका चुनाव नहीं होता, वो वंशानुगत होते हैं, उसे बोलते हैं लोकतंत्रात्मक राजतंत्र। और भारत को क्या बोलेंगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ आपको समझ गया, गणराज्य दोनों ही हैं, ब्रिटेन और भारत दोनों गणराज्य हैं, लेकिन इनमें इतना फर्क होता है कि भारत में लोकतंत्र गणराज्य होता है क्योंकि मुखिया और औपचारिक मुखिया दोनों का ही चुनाव होता है। और यहाँ पर राजतंत्र में क्या होता है, जो औपचारिक मुखिया तो कार्यकारी मुखिया दोनों का चुनाव नहीं होता, सिर्फ कार्यकारी मुखिया का चुनाव होता है, जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाइएगा। लोकतंत्र के हम लोग प्रकार देखते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार से होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे देश जिनका एरिया बहुत कम है, जनसंख्या बहुत कम है, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, इन सब देशों में क्या होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। जनता क्या करती है, डायरेक्ट आपके नियम कानून में भाग लेती है, ठीक है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे भारत जैसे देश है, यहाँ पर बहुत बड़ी जनसंख्या है, वहाँ पर हमारे द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि ही कानून बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ तक समझ आ गए, ठीक है। अब क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम किस प्रकार बांटते हैं वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी आपको दो एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें होता है एक अध्यक्षात्मक अध्यक्षात्मक शासन, ठीक है, और एक संसदीय होता है, ठीक है। अब देखो प्रतिनिधि दोनों के में चुने हुए हैं, ठीक है, अध्यक्षात्मक और संसदीय दोनों में प्रतिनिधि हमारे चुने हुए हैं, ठीक है। लेकिन अध्यक्ष संसाधन में क्या होता है कि औपचारिक और वास्तविक दोनों एक ही होता है। जैसे यूएसए में सारे जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही फाइनलाइज किए जाते हैं। और संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, औपचारिक एक राष्ट्रपति होता है और एक वास्तविक प्रधानमंत्री होता है, जैसे भारत में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ चुके होंगे किस प्रकार सरकार के प्रकार होते हैं, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या होता है, ठीक है, और लोकतंत्रात्मक राजतंत्र क्या होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, उनको लेकर चलते हैं।
अब हम लोग इनके संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। शासन प्रणाली, पहला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इस सारे जितने भी प्रश्न हैं हम 2 सेशन में लेकेंगे, 2 पार्ट में लेके चलेंगे। इसमें सभी में आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर अदरवाइज़ आपके रट के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। अब देखिए, निम्न में कौन-सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य के लिए आवश्यक 4 तत्व होते हैं। एक होता है भूभाग, ठीक है? एक एरिया होना चाहिए, एक होनी चाहिए सरकार, ठीक है? सरकार होनी चाहिए, ठीक है? और दूसरा एक संविधान होना चाहिए, ठीक है? संविधान होना चाहिए और एक संप्रभुता होनी चाहिए, ठीक है? संप्रभुता बहुत आवश्यक है, ठीक है? और इसमें सबसे ज़्यादा उपरोक्त में जो आपको महत्वपूर्ण तत्व दिख रहा है, वो दिख रहा है संप्रभुता, ठीक है? आपको मैंने चारों तत्व बता दिए। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, ठीक है? सही कथन को देखना है, ठीक है? संप्रभुता की बात करी जाए, ठीक है? भारत राष्ट्रमंडल का एक सदस्य है, ठीक है? ये ओके है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? संप्रभुता का तात्पर्य ये होता है कि भारत अपनी बाउंड्री के अंदर, अगर भारत की ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर भारत अपने नियम कानून और अपने निर्णय लेने में खुद ही सक्षम है। इसमें किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। भारत राष्ट्रमंडल सदस्य है। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो होते हैं जिन पर कभी ना कभी यूरोपियों द्वारा उन पर शासन या उनके औपनिवेश रहा हो, ठीक है? उनको कहा जाता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ठीक? लेकिन कॉमनवेल्थ कंट्री होने के बाद भारत की संप्रभुता कभी भी कम नहीं होती, इसलिए सिर्फ ऑप्शन एक ठीक हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट लगा के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, ठीक है? तो भारत में संविधान में जो व्यवस्था की गई है वो की गई है संसदात्मक, ठीक है? संसदात्मक व्यवस्था की गई है, ठीक है? ओके, भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है? ओके, यहाँ अगर आप कंफ्यूज होकर चल रहे होंगे कि लोकतंत्रात्मक होगा तो वो गलत हो जाएगा। भारत में संस्थात्मक व्यवस्था है, संस्थात्मक व्यवस्था का के अंतर्गत लोकतंत्र में हम लोग आते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं संस्थात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, ठीक है? देखते हैं क्या है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ये नहीं होता, दोनों अलग अलग स्वतंत्र होता है, ठीक है? ये हमारे आर्टिकल 50 में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, ओके? कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, ये कभी है ही नहीं भारत में ऐसा, दोनों स्वतंत्र है। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, ये भी गलत है, ठीक है? ओके, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि विधायिका के सदस्य कार्यपालिका में होते हैं और विधायिका का पूरी तरह कार्यपालिका नियंत्रण होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? अगला देखते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, देख लेते हैं, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व हो, ठीक है? ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कहता है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, बिल्कुल सही है, ठीक है? सरकार मतलब आपका कार्यपालिका वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है? और इनको विशेष प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। बाकी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएंगे क्योंकि हमारा एक ही ऑप्शन ठीक है। देख लेते हैं फिर भी, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जाती है, ऐसा नहीं है, संसद के द्वारा हटाई जाती है। आगे देखते हैं, सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती। क्यों नहीं हटाई जा सकती? हटाई जा सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ बी ठीक हो जाएगा। यूपीएससी का प्रश्न देख ले कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो संस्थात्मक शासन व्यवस्था की जननी ब्रिटेन है, ठीक है? ब्रिटेन, लेकिन ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं, ये आप बिल्कुल याद रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है, क्यों भिन्न है? देखिए, वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? सामूहिक उत्तरदायी की प्रणाली है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है? द्विसदनी विधायिका, देखिए मैं गलत का कहने का मतलब ये है कि ये दोनों में ये एक्चुअली दोनों में ये विद्यमान है, दोनों चीज़ें विद्यमान है। वहाँ वास्तविक और नाममात्र प्रधानमंत्री दोनों ही होते हैं। सामूहिक उत्तरदायी की प्रणाली ये भी है, भिन्नता की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है? द्विसदनी विधायिका भारत में भी है और वहाँ भी है। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, ये भारत में है ना कि ब्रिटेन में। तो भिन्नता की बात करी, उपरोक्त तीनों ऑप्शन जो ए बी सी थे ये समानता की बात करते हैं, ठीक है? हमें भिन्नता की बात करनी है, ठीक है? तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ठीक है? तो भारतीय संविधान में देखो, संस्थात्मक सरकार है, बिल्कुल ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल सही है। संघात्मक सरकार है, ये भी सही है। अध्यक्षात्मक शासन नहीं है, भारत का राष्ट्रपति सभी निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता, ये एक संसद के द्वारा कॉमन निर्णय लिया जाता है, तो अध्यक्ष सरकार नहीं हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर बी ठीक हो जाएगा।
भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य बिल्कुल सही है, नहीं देखना है, ठीक है। संसदीय पद्धति की सरकार बिल्कुल ठीक है, संघीय नीति बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार भारत में नहीं है, यूएसए में है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। एक ही कारण हमें दिखाना है, ठीक है। तो लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होती है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ओके। गलत का मैंने मतलब इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए मतलब संसदीय प्रणाली का शासन की व्यवस्था क्या होती है, ये ऑप्शन आपको सही लगे, सभी सारे ऑप्शन ठीक है, ये सारे ऑप्शन ठीक है, लेकिन संसदीय प्रणाली की सरकार क्यों है इसका कारण जानते हैं। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप निर्वाचित होती है, ये कारण बिल्कुल नहीं है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, ये कारण बिल्कुल ठीक नहीं है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये कारण बिल्कुल सही नहीं है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यही संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है, इसी को ही संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है, ठीक है। संसदीय शासन के प्रमुख लाभ क्या होगा। कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ये इसका कोई लाभ कोई तात्पर्य नहीं है। या नीति को निरंतरता प्रदान करता है, अधिक दक्ष होता है, यह भी कोई जरूरी नहीं है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, यही इसका सबसे प्रमुख संसदीय शासन व्यवस्था का प्रमुख लाभ यही है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। ये सारे क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल बेस मिलेंगे, आप इसमें तुक्का या आप वनडे वाला क्वेश्चन इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही कथन है, ठीक है, ये बिल्कुल होते हैं, ओके। जब तक मंत्रियों के संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर रहते हैं, बिल्कुल ही सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होना कोई आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन 1 और 2 ठीक हो जाएगा, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन से वक्तव्य सही हैं, ठीक है। अब फिर से कॉन्सेप्चुअल बेस है क्वेश्चन है, देखते हैं क्या इसका कहता है, ठीक है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संसदीय व्यवस्था में हमें सही कथन को देखना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका विधायिका इसके प्रति जवाबदेह है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ओके। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति न्यायपालिका राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों में उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसको लगाना आना चाहिए, ये भी यूपीएससी का प्रश्न है, ठीक है। देखते हैं क्या है इसका, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, ठीक है, ओके। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायी जटिल हैं तथा उन्हें सभी प्रकार के संतोष के लिए निष्पादन करना कठिन है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये भी गलत है। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायी को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मंत्रिमंडल सरकार में ये होता है, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राष्ट्रपति पद्धति की समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस पे नियुक्त होती है। जैसे अध्यात्म शासन की व्यवस्था की बात होती है तो उसमें सारी व्यवस्था राष्ट्रपति में नहीं होती है, जैसे यूएसए में है, राष्ट्रपति के पास ही सारी शक्तियां होती हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, ठीक है। तो राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या क्या है भारत में, तो उसको देख लेते हैं। यह एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, बिल्कुल सही है। इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता के हाथ में निहित है, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का ये हमारा लक्षण मूलभूत लक्षण है, तो ये तीनों ठीक हो जाएंगे, 1, 2 और 3। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में एक लोकतंत्रात्मक राज व्यवस्था है, ठीक है। देखिए लोकतंत्रात्मक राज व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, बिल्कुल ठीक है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल ठीक है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ओके, ठीक है। ये जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। जो नहीं है विशेषता उसी का हम देखते हैं, ठीक है। एक संविधान संगत सरकार, बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
ओके। लोकतांत्रिक सरकार, ये भी ठीक है। विधि का शासन, बिल्कुल ठीक है। सत्तावादी सरकार का कोई नहीं है, ठीक है। हमारे में लोकतांत्रिक सरकार का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। कहाँ से प्राप्त होता है? और ये सारे के सारे हमारे संविधान द्वारा ही ये प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित किताबों पर विचार करिए और कूटों का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। भारत का एक अपना संविधान है, ठीक है। ये देखिए लोकतांत्रिक देश की विशेषता नहीं है, ठीक है। मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती, यही लोकतंत्र की विशेषता है। ये दोनों के दोनों कथन ठीक है, लेकिन कारण सही नहीं है एक दूसरे का, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में कौन सुशासन की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। सुशासन क्या होता है? जवाबदेही, बिल्कुल ठीक है। पारदर्शिता, बिल्कुल ठीक है। कानून का नियम, बिल्कुल ठीक है। लाल फीताशाही, ये नहीं होता, ठीक है। ओके। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ठीक है। ये ठीक है। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ठीक है। ये मेन उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य का, कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने का कार्य होता है, ठीक है। यही मेन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, ठीक है। देखते हैं भारतीय संविधान का दर्शन कौन सा नहीं है। तो इसमें क्या होता है? कल्याणकारी राज्य बिल्कुल ठीक है, समाजवादी राज्य बिल्कुल ठीक है, राजनीतिक समानता बिल्कुल ठीक है, साम्यवादी हमारी विशेषता नहीं है, ये चाइना आदि कंट्री की विशेषता है, जहां मैंने अभी बताया था आपको एक ही पार्टी की सरकार होती है और उसी के नियम कानून थोपे जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही है, ठीक है। सही कथन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, ये गलत हो जाएगा। भारत में एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ठीक है। नाम मात्र का राजतंत्र है, ठीक है। देखिए ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नाम मात्र का राजतंत्र नहीं है। नाम मात्र का राजतंत्र कहाँ है? ब्रिटेन में, भारत में नहीं है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो चुना जाता है, ठीक है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। कुलीन वर्ग का ऐसा कोई भी इसमें बहुत ज़्यादा आधिपत्य नहीं है। भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, ठीक है। ये बड़ा ध्यान से चलेंगे आप, ठीक है। आप अगर गलती से संविधान समझ रहे हैं तो इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। जनता ही राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। विधिक सत्ता की अगर बात करें तो संविधान है, राजनीतिक सत्ता की जो बात करें तो जनता है, ठीक है। आप ध्यान से चलिएगा, ठीक है। जनता इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपका यूएसए की बात कर रहा है। संविधान की कठोरता, ठीक है। एकल न्यायपालिका व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकारों का राज्यों के पास होना, ठीक है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की आधार व्यवस्था है एकल कार्यपालिका, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? अध्यक्षता शासन प्रणाली की विशेषता क्या होती है, ठीक है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति और मंत्री का परिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही है, ठीक है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी ठीक है। उपरोक्त वर्णित सभी तथ्य सही हैं, तो ऑप्शन हमारा डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था का जो उदय किया गया था ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। और ये आज का अंतिम प्रश्न है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में समय थोड़ा ज़्यादा लग गया था, इस प्रकार हम 30 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाए हैं। नेक्स्ट पार्ट में कब सारे क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे, ठीक है। जो हमने 70 क्वेश्चन का टारगेट दिया था वो कंप्लीट कर लेंगे शासन व्यवस्था से। और शासन व्यवस्था कोई ना कोई प्रश्न जरूर बन जाता है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। किस तथ्य पर आधारित है? संविधान लिखित है, ऐसा कोई लिखित संविधान, लेकिन ये तथ्य पर आधारित नहीं है। प्रजातंत्र की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए, ये भी सही है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। ये होता है प्रजातंत्र का बिल्कुल सही मतलब, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यही प्रजातंत्र और लोकतंत्र की विशेषता होती है, ठीक है। ये या राज्य के नीति तत्व हैं, लेकिन ये विशेषता नहीं है, तो हमारा आंसर सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने शासन व्यवस्था से संबंधित 30 प्रश्नों को सॉल्व किया और कुछ हमने नोट्स भी बनाए और कुछ उसको समझा भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और मॉर्निंग में हम लोगों ने प्रयास किया था इसको अपलोड करने का। कल हमने एक उत्तराखंड की वीडियो अपलोड कर दी ब्रिटिश शासन की। शाम के समय पर हमारा पर्यावरण चलेगा, ठीक है। मॉर्निंग उत्तराखंड, दोपहर में आपका ये पॉलिटी और शाम के टाइम पे पर्यावरण। तो 3 क्लासेस का टारगेट हमारा एक दिन में लेकर चल रहे हैं। तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।